12 ये बीकॉम में भी है और क्लास 12 में भी, ठीक है। तो क्लास 12 में अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर के आसपास कवर करेगा एमसीक्यू और मेन सम्स मिलाकर, ठीक है। अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट तो अपने क्या क्या पढ़ चुके, पार्टनरशिप अकाउंट पूरा पढ़ चुके। पार्टनरशिप में क्या पढ़ा, अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पढ़े, एडमिशन पढ़े, रिटायरमेंट पढ़े, चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म पढ़े, डिसोल्यूशन पढ़े, गुडविल पढ़े, और अपने उसका रेशियो पढ़ना चालू किए थे, है ना। उसके बाद खत्म करने के बाद मेन आता है क्या, कंपनी अकाउंट। सब यहीं से अपना जिंदगी का आगे पढ़ाई है, क्योंकि मेन अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले कंपनी को गवर्न कौन करता है, जैसे अपने को कौन कंट्रोल करता है, मम्मी पापा। पार्टनरशिप में याद है, पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता था, याद है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब याद है हम बोले थे कि अगर कुछ ना बोले तो प्रॉफिट शेयर किसमें होगा, 1:1:1 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कौन गवर्न करेगा, तो ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट 2013 कौन करेगा, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट यहाँ पे जो बोलता है कंपनी लोग वही करता है। अच्छा, इससे पहले जो कंपनी एक्ट था वो कब का था, 1956 का, 1956 में था। उसका चेंज होकर क्या हुआ, 2013 में नया एक्ट बना, ठीक है। कंपनी होता क्या है, तो देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे अपने क्या है नेचुरल पर्सन है, और कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो कि किसके द्वारा सेटअप होता है, लॉ के द्वारा। जैसे अगर हमको मान लो कंपनी बनाना है ना, तो हम इसके अंदर जाकर अपना कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। मान लो हमको एबीसी लिमिटेड बनाना है, तो हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर रजिस्टर करवा देंगे, ठीक है। अब हम तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो एबीसी एंड कंपनी लिखा है, तो कंपनी एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, याद है हम बोले थे कंपनी में लास्ट में लिमिटेड रहता है। एबीसी एंड कंपनी का नॉर्मली क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन आता है कभी 5 नंबर का, वेस्ट बंगाल बोर्ड आईएससी दोनों में आ सकता है और सीबीएसई में आ सकता है। फीचर्स ऑफ द कंपनी, 5 फीचर्स लिखने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले फीचर्स में क्या होगा बताओ, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन, क्या इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, कंपनी एक्ट 2013 में हमको एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करना होगा, मतलब यहाँ पे जाके हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो अलग और बिजनेस अलग, और ये लीगल है, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है और जो उसके मेंबर्स है वो अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग। थर्ड क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, जो बार-बार बोल रहे हैं। तो एक बात बताओ, कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब जैसे हम अपने नाम पे कैसे लिख सकते हैं, हम जैसे अपने नाम पे एक आईफोन खरीद सकते हैं, हम अपने नाम पे एक लैंड खरीद सकते हैं, हम अपने नाम पे एक बिल्डिंग खरीद सकते हैं, उसी तरीके से कंपनी के पास भी राइट होता है कि अपने नाम पे लैंड खरीद सकता है, बिल्डिंग खरीद सकता है, मोबाइल खरीद सकता है, जो मन चाहे अपने नाम पे खरीद सकता है। बट हमारे जैसा वो नेचुरल पर्सन है क्या, हमारे जैसा वो क्या नहीं है, लेकिन वो कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन सेटअप बाय एन एक्ट, कहीं ना कहीं एक्ट के थ्रू जाके हम लोग इसको बनवाते हैं। उसके बाद क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, क्या होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये क्या होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि बेसिकली जो फाउंडर है, जो मेंबर है, वो मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी हमेशा चलते रहेगा। जैसे रतन टाटा, अगर रतन टाटा जी तो कभी ना कभी मर जाएंगे, तो टाटा ग्रुप पूरा बंद हो जाएगा, चलेगा, कभी भी चलते रहेगा। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि हमेशा वो चलेगा, उसका एग्जिस्टेंस जो है उस कंपनी का किसी के डेथ के कारण उतना इफेक्ट नहीं होगा, वो चलते रहेगा। उसके बाद क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, तो देखो याद है हम पार्टनरशिप में बोले थे कि मान लो हम लोग पार्टनर है और पार्टनरशिप मान लो कंगाल हो गया, तो हम लोग का घर तक बिक सकता है उसको चुकाने के लिए, पार्टनर लोग का घर तक बिक जाता है, घर का गहना गुड़िया घर तक बिक जाएगा। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड, मतलब जब तक कि आपका बिजनेस का सारा बिजनेस का लायबिलिटी नहीं चुका देते हो, तो सबका आपका घर तक बिक सकता है। लेकिन कंपनी में एक फीचर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का, क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का, यानी कि आपका लायबिलिटी जो होगा एक सर्टेन अमाउंट तक लिमिटेड रहेगा, वो लिखा रहेगा कि इतना ही आपका अमाउंट का लायबिलिटी है। जैसे मान लो कंपनी में मेमोरेंडम में लिखा है, हम और मान लो इससे क्या है, मेंबर है उसका, तो हम लोग लिख दिए 1 लाख रुपया, तो हम लोग का लायबिलिटी बस 1 लाख रुपया तक, उसके ऊपर हम लोग का लायबिलिटी नहीं बनता। तो ये क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो 5 याद रखना क्या क्या, एक तो इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, और लास्ट वन इसका लिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो ये 5 क्या होगा तुम्हारा फीचर ऑफ द कंपनी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना कभी-कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप
एंड कंपनी। तो पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस हो सकता है, जो हम 3-4 बता दे रहे हैं और बुक में लिखा हुआ पढ़ लो। पहला क्या है, दोनों के द्वारा एक लॉ है, दोनों में लॉ है। कंपनी एक्ट कौन गवर्न करता है, कंपनी एक्ट 2013। पार्टनरशिप कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन लगाना कंपलसरी होता है कि वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी होता है। मन करे तो करो कंपनी रजिस्ट्रेशन, नहीं मन करे तो मत करो, बट कंपनी एक्ट में कंपलसरी होता है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंपनी में लिमिटेड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट कौन करता है, पार्टनरशिप का मैनेजमेंट कौन करता है, मेनली कौन करता है, पार्टनर्स लोग करते हैं। और कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है, तो जो मेंबर्स होते हैं ना, उन मेंबर्स मिलके एक डायरेक्टर चुनता है और डायरेक्टर को क्या करता है, उस पूरी कंपनी को चलाता है। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, 3-4 मिले और बिजनेस बना लिए, पार्टनरशिप बन गया। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो मालिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। और पार्टनरशिप में जो मालिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है। जो भी डिसीजन होता है किसके मुताबिक होता है, जो मेंबर्स बोलेंगे। कंपनी में जो मेंबर्स बोलेंगे, वोटिंग होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, डिसीजन होता है। अब कंपनी बहुत तरीका हो सकता है, ठीक है। तो 3 तरीका है, 3 मेन तरीका है। जो सबसे पहले आता है 1% कंपनी, दूसरा आता है प्राइवेट कंपनी और तीसरा आता है पब्लिक कंपनी। कौन कौन आता है, पहला आता है ओपीसी। क्या बोलेंगे इसको प्यार से, मतलब 1% कंपनी। दूसरा क्या आता है, प्राइवेट कंपनी। और तीसरा क्या आता है, पब्लिक कंपनी। तो देखो सबसे पहले आता है ओपीसी। 1% कंपनी का मतलब क्या होता है, तो देखो पहले क्या था, कंपनी के 2013 के पहले कि अगर आपको कंपनी बनाना है तो कम से कम आपको 2 मेंबर चाहिए। कितना मेंबर चाहिए होता था, 2। लेकिन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या बोला गया कि अगर आप चाहो तो आप कंपनी बनाओगे ना तो 1 मेंबर से बना सकते हो। अगर चाहो तो एक आदमी भी है तो कंपनी क्या कर सकता है, बना सकता है। तो कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर मान लो कंपनी सब कुछ अपने नाम पे कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो उसको मान लो कंपनी का 1 करोड़ लाइबिलिटी, तो कंपनी का लाइबिलिटी मेरा जो हम लिख के रखे ना कि 1 लाख रुपया, तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा ना। तो इसलिए कंपनी का एक बेनिफिट होता है। तो इसलिए 1% कंपनी में क्या बोला है कि अगर आप अकेला भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। कितना मेंबर होना चाहिए, 2 मेंबर होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये मैक्सिमम 200 नंबर होता है। मेंबर कितना होता है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, इंक्लूडिंग इट्स पास्ट एम्प्लॉइज, ठीक है। उसके बाद कभी-कभी ये आता है फीचर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। फीचर्स ऑफ द प्राइवेट में सबसे पहले क्या होगा, जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 200 ही शेयर्स हो सकता है। और किसी भी पब्लिक से सिक्योरिटी को अपना, मतलब पब्लिक से मतलब जैसे मान लो कि रिलायंस है, तो रिलायंस में तुम शेयर कर सकता है बेटा, तो रिलायंस क्या लिस्टेड है, तो पब्लिक से पैसा मांग सकता है। बट प्राइवेट कंपनी क्या कर सकता है, पब्लिक से सब्सक्राइब अपना अपना सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स पब्लिक से बोल के नहीं बेच सकता है, सब्सक्राइब नहीं करवा सकता है। समझ आया, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 2। मिनिमम कितना होना चाहिए, 2। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकता है 15। ये ध्यान रखना, डायरेक्टर 2 और 15, मेंबर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉई। मतलब अगर पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉई भी है उसमें, मतलब जैसे मान लो हम कंपनी है और उसमें हम मेंबर भी और उसके हम एम्प्लॉई भी, ठीक है, मतलब मेरा कुछ शेयर्स भी खरीद रखा है और हम उस कंपनी में काम भी करते हैं, तो मुझे मेंबर नहीं मानता। इसका मतलब ये एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट, मतलब जो पहले थे वो भी अगर मेंबर है, उनको अगर एम्प्लॉई थे और वो अगर पहले मेंबर भी थे तो उनको काउंट नहीं करेंगे। और अगर मान लो एम्प्लॉई और मेंबर दोनों है तो हमको मेंबर काउंट मत करना। जो 200 काउंट करोगे ना तो उन आदमियों को करना जो एम्प्लॉई नहीं थे, जो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, उन आदमियों को काउंट करना है। अच्छा, पब्लिक कंपनी क्या होता है, सिंपल है। पब्लिक कंपनी या कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो लड़का कौन, जो लड़की, ठीक है, सिंपल है ना। जैसे अभिषेक की गर्लफ्रेंड लड़का है, बॉयफ्रेंड, तो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी का देखो डेफिनेशन है, आपको 3 चीज लिखना है, restricts the transfer of the shares, does not cannot invite the public to subscribe its securities, and the number of the maximum number of the members is 200 excluding its past and the present employee, ठीक है। ये 3 चीज ध्यान,
तो ये हो गया मेंबर्स के हिसाब से। अच्छा, पब्लिक कंपनी का मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? जैसे प्राइवेट 1% में सब मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए? एक या दो? एक। 1% कंपनी में मिनिमम कितना होना चाहिए? एक। मैक्सिमम में कितना हो सकता है? एक। प्राइवेट कंपनी में कितना हो सकता है? मिनिमम दो, मैक्सिमम कितना होगा? 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होगा? 7। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होगा? 7 और मैक्सिमम कितना हो सकता है? कोई लिमिट नहीं। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसमें एक, इसमें 2 और 200, इसमें 7 और मैक्सिमम लिमिट नहीं, इतना ही नंबर हो सकता है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। क्या बोले हम लोग? एक और ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। इसमें एक होगा, इसमें 2 200 होगा, इसमें 7 और अनलिमिटेड होगा। अब आते हैं बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कितना तरह का कंपनी होता है? अगेन 3 तरह का कंपनी होता है। कितना होता है? 3। पहला होता है लिमिटेड, दूसरा होता है अनलिमिटेड और तीसरा होता है कंपनी। पहला होता है लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। दूसरा क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और तीसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं भाई? कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, है ना? तो कंपनी के जो शेयर होल्डर तो होते हैं, वही क्या होते हैं? इसके ओनर होते हैं। तो लायबिलिटी देखो किस तरीके से मेंबर लोगों का लायबिलिटी हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना बोला गया 10 रुपया, तो उन लोगों का लायबिलिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 रुपया। अगर वो लोग मान लो 8 रुपया दिए हैं, तो कंपनी को उन लोग और कितना रुपया देना है? 2 रुपया। तो जो मैक्सिमम सील लग गया कितना होना चाहिए? 10। 10 से ऊपर नहीं देना होगा। तो लिमिटेड मतलब समझ में आया। अनलिमिटेड का मतलब वही पार्टनरशिप। अगर कंपनी डूबने लगा, उसका लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मेंबर लोग का घर भी डूब जाएगा। मतलब लायबिलिटी चुकाने के लिए उन लोगों को सब कुछ देना पड़ेगा, हर बार सब बेचना पड़ेगा। पार्टनरशिप जैसा होगा। लिमिटेड में क्या होता है? लिमिट होता है लायबिलिटी के ऊपर। अनलिमिटेड में तुम्हारा सब कुछ बिक सकता है उस कंपनी के लायबिलिटी चुकाने के लिए। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? यहाँ साफ साफ समझ में आया। जैसे मान लो हम लोग मेंबर है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। जैसे कंपनी का, जैसे घर में भी एक रूल होता है, घर में कैसे क्या होगा, उसी तरीके से कंपनी का रूल भी होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओआ एंड मोआ, म्याऊ म्याऊ। ठीक है, तो ओआ एंड मोआ जो है, ओआ मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मोआ मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ओआ और मोआ होता है जो कंपनी में लिखा रहता है, कंपनी क्या करेगा। जैसे मान लो कंपनी में लिखा है, जैसे हम मान लो कंपनी होता है, तो मेरा कंपनी में क्या लिखा है? मेरा मेन काम क्या है? बिजनेस कोचिंग का। उसी तरीके से कोई और कंपनी है, उसका मेन काम हो सकता है ट्रेडिंग का। वो मेन काम लिखा रहता है कि कौन कौन सा बिजनेस करने वाला है ये कंपनी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मोमेंटम में लिखा रहेगा कि एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी बंद होने वाला रहेगा, तो मेंबर्स जो है एक अमाउंट लिमिटेड, जो गारंटी कितना ही अमाउंट, वो क्या होगा? कंपनी को अपने एसेट में दे देगा। मतलब जैसे मान लो कंपनी बंद होने वाला है, हम लोग का जो लायबिलिटी था वो था ही, लेकिन हम लोग कंपनी को गारंटी देकर रखे हैं कि अगर जब कंपनी बंद होगा तो हम लोग 1 लाख रुपया और कंपनी को दे देंगे, तो कंपनी का एसेट बढ़ेगा, तो उससे अपना लायबिलिटी पे ऑफ कर पाएगा। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन तीनों का डिफरेंस 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का ध्यान रखना, डिफरेंस पता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स। और देखो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो हम लोग इसके ऊपर अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल का बात करें तो शेयर कैपिटल कितना तरीके का हो सकता है? 2 तरीके का। कितना तरीके का होगा शेयर कैपिटल? 2। कौन कौन सा? एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। क्या होता है? एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इन दोनों में ओरिजिनल जो ओनर होता है वो कौन होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट होता है कि वोट कर सकते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो असली ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर। और इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना, प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब क्या? कि इससे ज्यादा इसको प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं। जैसे मान लो डिविडेंड दिया, डिविडेंड मतलब पता है, जैसे कंपनी कमाता है ना, जैसे पार्टनरशिप पहले कमाता था, तो पार्टनरशिप जब कमाता था तो हम लोग क्या करते थे? तो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट आता था
किसको बांट देते हैं, पार्टनर लोगों को बांट देते हैं। उसी तरीके से जब कंपनी कमाएगा तो कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा, तो कंपनी प्रॉफिट किसको देगा, अपने मेंबर्स, अपने मालिक लोगों को नहीं देगा। मालिक लोग कौन है, मेंबर्स लोग। तो कंपनी जब अपना प्रॉफिट बांटता है किसके बीच में, अपने मालिकों के बीच में, उसको मतलब बोलता है डिविडेंड। क्या बोलता है, डिविडेंड। ठीक है, तो जैसे डिविडेंड अगर मान लो कंपनी के पास है देना है, तो पहले किसको देगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देगा, फिर कुछ बच गया तब जाके इक्विटी। तो डिविडेंड में इसको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है प्रेफरेंस, मतलब ऐसा ही इसका फीचर यही है कि इसको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलता है। क्योंकि देखो इसके पास वोटिंग राइट होता है, इसके पास वोटिंग राइट कुछ नहीं होता है, तो इसको डिविडेंड में क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज, जब कंपनी बंद होगा तो क्या है, डिसोल्यूशन अभी किया था आपने। डिसोल्यूशन में क्या होगा, सब कुछ सेटल करने के बाद जो पैसा बच जा रहा था उसको हम लोग किसको दे रहे हैं, पार्टनर लोगों को दे रहे हैं ना। ठीक उसी तरीके से जब कंपनी बंद होगा, सब कुछ सेटल करने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो हम लोग किसको दे देंगे। एक बार पॉज करना होगा, पहले क्या होता है कि डिविडेंड लोगों को पहले मिलता है। जैसे मान लो अगर डिविडेंड देना है किसको, इक्विटी और प्रेफरेंस को, सब पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को। और दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो कंपनी बंद हो गई, हम बोले ना पार्टनरशिप में जब पैसा बच जाता है तो किसको पार्टनर लोगों को बांट देता है। उसी तरीके से जब सब कुछ लायबिलिटी, कंपनी बंद होगा तो लायबिलिटी पे ऑफ कर देंगे, तो उसका कुछ पैसा बचेगा ना, तो पहले किसको पेमेंट करेगा, दोनों जन तो मालिक के जैसे ही काम करेगा, शेयर कैपिटल। तो ओरिजिनल मालिक तो ये है, तो सबसे लास्ट में इसको मिलेगा, उसके पहले किसको मिलेगा, इसको। तो प्रेफरेंस को दो चीज में प्रेफरेंस मिलता है, एक तो डिविडेंड पहले मिलेगा, और जब कंपनी बंद होगा जो पैसा बांटते हैं तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को, फिर अगर कुछ बच गया तो किसको मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रेफरेंस में भी तीन चार तरीके का होता है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, क्या बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, तो प्रेफरेंस अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन में तो दो होता है, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर से हम, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कागज का मान लो टुकड़ा, हम तुमको कागज का टुकड़ा दिए और तुम उसके बदले मेरे को पैसा दे दिए। रिडीमेबल में क्या होगा कि वो कागज का टुकड़ा हम तुमसे बाद में वापस ले लेंगे और तुमको पैसा रिटर्न कर देंगे। मतलब रिडीमेबल मतलब एक बार पैसा उठाए तो फिर हमको रिटर्न देना पड़ेगा। इररिडीमेबल में ऐसा एक बार पैसा उठा लिए तो हमको देने की जरूरत नहीं। रिडीमेबल में पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इररिडीमेबल में पैसा रिटर्न नहीं होगा। इतना मतलब मुस्कुरा लीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बोल रहा है ब्रश करके आओ, चेक कर सकते हैं, रोज करते हैं, तुम अपना पहले देख लो, तो एक तंबाकू तो ना सही हो। ठीक है चलो तंबाकू। अच्छा ठीक है, दूसरा जो होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेशन जब प्रेफरेंस की बात करें तो किसका होता है, डिविडेंड के ऊपर। किसका बात करेंगे हम लोग, डिविडेंड के ऊपर। तो एक होगा क्यूमुलेटिव और एक होगा नॉन क्यूमुलेटिव। एक होगा क्यूमुलेटिव और एक होगा नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होगा, तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा, डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। जैसे मान लो यहाँ 10% प्रेफरेंस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड कितना मिलेगा, 10%। तो अगर मान लो 100 रुपए का प्रेफरेंस है तो डिविडेंड कितना मिलेगा, 100 का 10%, कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, प्रॉफिट पार्टनर लोगों का मिलता था जब प्रॉफिट होता था, लॉस होता था तो लॉस मिलता था। यहाँ पे क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा ही नहीं तो मिलेगा कुछ, क्या नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियस है। ठीक है, तो एक बात बताओ, किसी साल मान लो लॉस हो गया तो क्या इसको डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। लेकिन मान लो अगले साल बहुत प्रॉफिट हुआ है तो क्या इसको डिविडेंड मिलेगा, मिलेगा। तो अब देखो, जब हम अगर मान लो 2021 में खड़े हैं, 2021 में बहुत लॉस हुआ है तो हम डिविडेंड नहीं दे पाए। एक बात बताओ, मेरे पास 100 रुपए का प्रेफरेंस है तो मेरा 2021 में कितना रुपए डिविडेंड बनता है, 10 रुपए बनता है, हर साल मिलना चाहिए मेरे को 10 रुपए। 2022 में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा, तो मेरे को अब 2022 में 10 रुपए मिलना चाहिए। तो हम क्या मांगेंगे कंपनी से कि मेरे को 10 रुपए पिछले साल का तुमने नहीं किया और इस साल का भी 10 रुपए दो, तो कितना रुपए मांगेंगे उससे हम, 20 रुपए। यानी कि हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर। कौन है, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि जितने पिछले सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड आपको नहीं मिला है वो सब आपको जब प्रॉफिट होगा उसको जोड़ के दिया जाएगा, जितने नहीं मिला। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि साल गया तो पैसा गया, मतलब वो नहीं मिला। ठीक है, मतलब ये धोखेबाजी है। ठीक है, मतलब नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, एक बार गया तो गया, उसके बाद घूम के पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें कन्वर्टिबिलिटी, ये हो गया देखो इसके, ये रिडम्पशन के बेसिस पे कितना होता है रिडीमेबल इररिडीमेबल, मतलब इसमें पैसा रिटर्न करना होगा, इसमें नहीं करना होगा। डिविडेंड में क्या होगा क्यूमुलेटिव, मतलब हर साल का डिविडेंड जितना नहीं मिला उसको जोड़ के मिलेगा आपको। नॉन क्यूमुलेटिव में जो गया सो गया, जिस साल का है उस साल का मिलेगा, उसके बाद किसी का नहीं मिलेगा। थर्ड क्या हुआ हम बोले कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लड़का से लड़की बना दो, लड़की से लड़का बना दो, ठीक है, हमसे बोलना बनेगा। कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, कन्वर्टिबिलिटी। तो कन्वर्टिबिलिटी में भी दो, एक होता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, वैसा प्रेफरेंस शेयर जो फ्यूचर में जाके इक्विटी बन सकता है। हम क्या बोले, वैसा प्रेफरेंस शेयर जो कि प्रेफरेंस अभी है लेकिन फ्यूचर में जाके क्या बन सकता है, इक्विटी बन सकता है, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टिबल में क्या होगा कि एक बार प्रेफरेंस है तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं है? तो ये था बेसिकली क्या तुम लोग का कंपनी अकाउंट्स का थ्योरी, ठीक है। इसके बाद में करेंगे सम्स। सम्स करने से पहले, हाँ इसके बाद सम्स ही करते हैं, ठीक है। अरे वो नहीं, सबसे पहले क्या होता है कि डिविडेंड हम लोग को पहले मिलता है। जैसे मान लो अगर डिविडेंड देना है किसको, इक्विटी और प्रेफरेंस को, सब पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को। और दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो कंपनी बंद हो गई, हम बोले ना पार्टनरशिप में जब पैसा बच जाता है तो किसको पार्टनर लोगों को बांट देता है। उसी तरीके से जब सब कुछ लायबिलिटी, कंपनी बंद होगा तो लायबिलिटी पे ऑफ कर देंगे तो उसका कुछ पैसा बचेगा ना, तो पहले किसको पेमेंट करेगा, दोनों जन तो मालिक के जैसे ही काम करेगा, शेयर कैपिटल। तो ओरिजिनल मालिक तो ये है, तो सबसे लास्ट में इसको मिलेगा, उसके पहले किसको मिलेगा, इसको। तो प्रेफरेंस को दो चीज में प्रेफरेंस मिलता है, एक तो डिविडेंड पहले मिलेगा और जब कंपनी बंद होगा तो जो पैसा बांटते हैं तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को, फिर अगर कुछ बच गया तो किसको मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रेफरेंस में भी तीन चार तरीके का होता है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, क्या बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, तो प्रेफरेंस अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन में तो दो होता है, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर से हम, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कागज का मान लो टुकड़ा, हम तुमको कागज का टुकड़ा दिए और तुम उसके बदले मेरे को पैसा दे दिए। रिडीमेबल में क्या होगा कि वो कागज का टुकड़ा हम तुमसे बाद में वापस ले लेंगे और तुमको पैसा रिटर्न कर देंगे। मतलब रिडीमेबल मतलब एक बार पैसा उठाए तो फिर हमको रिटर्न देना पड़ेगा। इररिडीमेबल में ऐसा एक बार पैसा उठा लिए हमको देने की जरूरत नहीं। रिडीमेबल में पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इररिडीमेबल में पैसा रिटर्न नहीं होगा। इतना मतलब मुश्किल है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बोल रहा है ब्रश करके आओ, चेक कर सकते हैं, रोज करते हैं, तुम अपना पहले देख लो तो एक तमाम अपना सेट हो। ठीक है चलो हम आपको, अच्छा ठीक है। दूसरा जो होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेशन का प्रेफरेंस की बात करें तो किसका होता है, डिविडेंड के ऊपर। किसका बात करेंगे हम लोग, डिविडेंड के ऊपर। तो एक होगा क्यूमुलेटिव और एक होगा नॉन क्यूमुलेटिव। एक होगा क्यूमुलेटिव और एक होगा नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होगा, तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा, डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। जैसे मान लो यहाँ 10% प्रेफरेंस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड कितना मिलेगा, 10%। तो अगर मान लो 100 रुपए का प्रेफरेंस है तो डिविडेंड कितना मिलेगा, 100 का 10%, कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, प्रॉफिट पार्टनर लोगों का मिलता था जब प्रॉफिट होता था, लॉस होता था तो लॉस मिलता था। यहाँ पे क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा ही नहीं तो मिलेगा कुछ, क्या नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो एक बात बताओ, किसी साल मान लो लॉस हो गया तो क्या इसको डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। लेकिन मान लो अगले साल बहुत प्रॉफिट हुआ है तो क्या इसको डिविडेंड मिलेगा, मिलेगा। तो अब देखो, जब हम अगर मान लो 2021 में खड़े हैं, 2021 में बहुत लॉस हुआ है तो हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। एक बात बताओ, मेरे पास 100 रुपए का प्रेफरेंस है तो मेरा 2021 में कितना रुपए डिविडेंड बनता है, 10 रुपए बनता है, हर साल मिलना चाहिए मेरे को 10 रुपए। 2022 में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा, तो मेरे को अब 2022 में 10 रुपए मिलना चाहिए। तो हम क्या मांगेंगे कंपनी से कि मेरे को 10 रुपए पिछले साल का तुमने नहीं किया और इस साल का भी 10 रुपए दो, तो कितना रुपए मांगेंगे उससे हम, 20 रुपए। यानी कि हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर। कौन है, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि जितने पिछले सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड आपको नहीं मिला है वो सब आपको जब प्रॉफिट होगा उसको जोड़ के दिया जाएगा, जितने नहीं मिला। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि साल गया तो पैसा गया, मतलब वो
नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये धोखेबाजी है, ठीक है। मतलब नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, एक बार गया तो गया, उसके बाद घूम के पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कन्वर्टिबिलिटी, ये हो गया देखो, इसके ये रिडम्पशन के बेसिस पे कितना होता है, रिडीमेबल इरिडेमेबल, मतलब इसमें पैसा रिटर्न करना होगा, इसमें नहीं करना होगा। डिविडेंड में क्या होगा, क्यूमुलेटिव मतलब हर साल का डिविडेंड जितना नहीं मिला उसको जोड़ के मिलेगा आपको। नॉन क्यूमुलेटिव में जो गया सो गया, जिस साल का है उस साल का मिलेगा, उसके बाद किसी का नहीं मिलेगा। थर्ड क्या हुआ, हम बोले कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लड़का से लड़की बना तो लड़की से लड़का बना, ठीक है। हमसे बोलना बनेगा। कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, कन्वर्टिबिलिटी। तो कन्वर्टिबिलिटी में भी दो, एक होता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, वैसा प्रेफरेंस शेयर जो फ्यूचर में जाके इक्विटी बन सकता है। हम क्या बोले, वैसा प्रेफरेंस शेयर जो कि प्रेफरेंस अभी है लेकिन फ्यूचर में क्या बन सकता है, इक्विटी बन सकता है, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टिबल में क्या होगा कि एक बार प्रेफरेंस है तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं है। तो ये था बेसिकली क्या तुम लोग का कंपनी अकाउंट्स का थ्योरी, ठीक है। इसके बाद में करेंगे सम्स। सम्स करने से पहले, हाँ इसके बाद सम्स ही करते हैं, ठीक है। अरे वो नहीं